एक दुकानदार ने 2,800 रुपये प्रत्येक घड़ी के हिसाब से, मतलब एक घड़ी का दाम 2,800 है, 3 कलाई घड़ियां मतलब रिस्ट वॉच बेची। यदि उसने ये घड़ियां क्रमशः 40%, 25% और 12% के लाभ पर बेची। ध्यान देंगे 2,800 रुपया जो है घड़ी की क्रय मूल्य नहीं है, सबका विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस है। मतलब तीनों घड़ियों को तो वो एक ही दाम पे बेचा 2,800 रुपये करके। लेकिन चूंकि तीनों घड़ियों के खरीद भाव अलग अलग थे, तो एक घड़ी में उसकी 40% के लाभ हुआ, दूसरे घड़ी में उसको 25% का लाभ हुआ, तीसरे घड़ी में उसे 12% का लाभ हुआ। तो बोलता है उसकी कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब कुल लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब तीनों के क्रय मूल्य को जोड़ दीजिए और जो टोटल लाभ होगा उससे प्रतिशत निकालिए। तो पहले इसे हम थोड़ा सा तरीके से करते हैं। जैसे 40%, पहले हम 2,800 रुपये को कर भूल जाते हैं, क्योंकि देखो सारा लाभ प्रतिशत दिया है और जवाब भी लाभ प्रतिशत है, तो मेरे को ये 2,800 रुपये का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये जितना भी होगा उसी के हिसाब से सारा चीज होगा और मुझे प्रतिशत में निकालना है, तो दाम का कोई महत्व ही नहीं है। इसे आप समझ लीजिए। तो 40% होगा तो कहने का मतलब क्या है? अगर 100 रुपये का खरीद हुआ होगा तो उसने 140 में बेचा होगा। और इसको अगर मैं काटता हूं तो 20 × 5 = 100, और 140 को काटता हूं 20 × 7 = 140, तो ये 7/5 हो गया। 25% का मतलब है 100 रुपये के मटेरियल को 125 में कटेगा। अगर मैं 25 से काटता हूं, 25 × 4 = 100, 25 से 125 को काटता हूं, 25 × 5 = 125, फिर 12% लाभ पे करता है, तो मतलब है 100 रुपये के मटेरियल को 112 रुपये में बेचेगा। अब देखो ये 4 से कटता है, 25 × 4 = 100, और 112 का 4 से काटूंगा तो 28 × 4 = 112 होता है। अब लेकिन यहां एक चीज हमें देखना है कि तीनों की ये देखो, जब ये सब सेल्स प्राइस है, 5 रुपए के मटेरियल को 7 रुपए में बेचता है, 4 रुपए के मटेरियल को 5 रुपए में बेचता है, 25 रुपए के मटेरियल को 28 रुपए में बेचता है। तो कहने का मतलब क्या है? हमें इन तीनों का, जब हमें तो यहां पे बोला हुआ है कि सबका दाम एक था, तो हमारे पास जो ये तीनों अलग अलग दाम हैं, ठीक है ना, इन तीनों अलग अलग दाम का देखो, 2,800 रुपये से भी मैं कर सकता था, ऐसा नहीं था। 2,800 रुपये का थोड़ा सा गुना भाग ज्यादा करना पड़ता है। तो हम इसको जो है, इसको सिंपली हम ऐसा करते हैं कि ये 7, 5 और 28 का एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो 7 और 5, 28 को 4 × 7 = 28। देखो 7 7 2 है तो एक 7 लिया, ठीक है ना, एक 5 लिया, एक 4 लिया, तो 5 × 4 = 20, 20 × 7 = 140, एलसीएम निकल गया। अब इस एलसीएम से, ठीक है ना, अब मेरे को क्या करना है, सबको 140 करना है। तो हम सीपी और एसपी, चूंकि सबका खरीद भाव 140 है, तो जैसे मैं 5 सीपी है तो 7 एसपी था, इसको लिया। लेकिन मेरे को दाम तो एक करना है, एलसीएम 140 है, तो दोनों को 20-20 करके गुना कर देता हूं, तो यहां 20 × 7 = 140 हो जाएगा ना। अब देखो इससे क्या हुआ, खरीद भाव जब 100 रुपया है, यही तो आया, 100 140, यही तो आया, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आपका 4 रुपया सीपी है तो 5 रुपया ये है। अब इसको अगर गुना करूंगा तो 28 से गुना कर दिया, तो ये भी देखो 28 × 5 = 140 हो गया, और ये 28 चौके तो 4 दूनी 8, 112 हुआ ये, ठीक है ना। फिर 25 28 है, इसे भी हमने 5 से गुना कर दिया, तो 28 × 5 = 140। अब जरा सीपी देखते हैं, ये 20 × 5 = 100, ये सीपी 100 है, तो यहां एसपी इसका जो है पहले वाले का 140 है, एक ही दाम है। ये देखिए सीपी 112 है,
तो खरीद भाव देखिए इसका भी 140 है, ये बिक्री का भाव, सेल्स प्राइस। फिर इसका देखिए 125 खरीद भाव है, तो बेचने का भाव जो है इसका भी 140 है। और हमने यहाँ पे ये 100 का मान के किया है, इनको प्रतिशत में निकालना बहुत ही आसान है, ज़्यादा क्या कहते हैं गुना भाग नहीं करना होगा, क्या कि 100 के ऊपर मैं सारा चीज़ निकाल रहा हूँ 100 को मानते हुए। 140 जो है इसी तरह से जो आया हुआ है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें तो हम पहले सबको जोड़ देते हैं। सेल्स प्राइस है 140 करके 3 का 420 होगा, इधर जोड़ते हैं 5 दूनी 5 और 2 7, 2 और 1 3, 337 हुआ ये। अब हमें लाभ कितना हुआ है, 420 माइनस 337, कुल क्रय मूल्य क्या है 337 गुना 100। अब 420 से 337 घटाएंगे तो क्या होगा, 83 होगा, ठीक है ना। और 100 से गुना कर दी 8300 बटे 337। अब हम देखते हैं कि आंसर जो है सब दशमलव में दिया हुआ है, तो मेरे को यह बात समझ में आ जाता है ये 00 का मामला इन्होंने रखा ही नहीं है, ये बेसिकली प्रतिशत में निकाला ही नहीं है, इन्होंने पूरा दशमलव में निकाला, इसलिए मतलब 100 के मेरे गुना करने का कोई मतलब नहीं था। तो हम इसमें से 00 को काट देते हैं, अगर 00 को हटा देंगे और अब भाग देंगे तो 2463 आएगा। और यहाँ पर मैं कोई आपको जैसे एग्जाम दूसरे जो सर लोग दिखाते हैं आपको कि 337 से 83 को भाग देके दिखा दिया, मैं बोलूँगा उन चीज़ों से बचिए, क्योंकि आराम से बैठ के मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम हॉल में देने जाएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही क्लोज है, कहीं पर भी आप एजम्पशन नहीं ले पाएंगे। 0.2455 यहाँ पे 0.2 संख्या के बाद ये चेंज हो रहा है। तो दया करके मेहरबानी करके ऐसे जगह पर आप सीधा भाग दीजिएगा, भले वो 10 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग में का मजा मत उठाइएगा। बस इतना ही कहना है आपसे। इस सवाल में बोला गया है एक दुकानदार अपने ग्राहक की छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है। इस साल से जो बार बार बोलता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस इन सारे सवालों में बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं सीपीओ के एग्जाम में, और ये जब एक बार आ जाता है तो फिर हर एग्जाम में आने लगता है, तो इसके लिए तैयारियां जरूरी है। और ऐसे ये सवाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन थोड़े से टाइप्स अलग हैं, तो इन पे क्या कहते हैं अलग से पहचान होना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना न्यूनतम छूट प्रतिशत प्राप्त करेगी, मतलब तीनों में छूट दिया गया है, मिनिमम छूट क्या होगा। एक बोलता है 24% और 27% की 2 क्रमिक छूटें, तो हम तो पता ही है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, मतलब 24 प्लस 27 माइनस 24 गुना 27 इंटू 100, 2 क्रमिक छूट। इसमें बोलता है 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, तो टोटल कितना मिलेगा, 8 पीस मिलेगा, ठीक है ना। जिसमें आपको खरीदना कितना होगा, 5 पीस, तो डिस्काउंट कितना होगा 3 पीस का, 5 पीस तो खरीद रहे हैं आप, तो 3 पीस का डिस्काउंट होगा। अब 1/8 बराबर 12.5%, 1/8 बराबर 12.5%। अब 12.5% को 3 से गुना करेंगे तो 37.5%, तो कहने का मतलब है ये जो छूट होगा 37.5% होगा। अब ये तीसरा बोलता है 6 खरीदे 10 पाए, मिलेगा कितना, 10 पीस, पैसा कितना का देना होगा, 6 पीस का, तो छूट में कितना मिलेगा, 4 पीस, तो 4/10 गुना 100 बराबर 40%। अब देखिए हमें बोलना क्या है, न्यूनतम छूट, मिनिमम डिस्काउंट। अब देखिए 7 4 11 तो पहले ही आपका 51% हो गया है। अब 24 गुना 27 है, हम क्या करते हैं 25 गुना 25 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, बहुत नजदीक रहेंगे, तो 6.25 होगा, 625, 25 गुने 25,
तो 51 से 6 अगर घटाएंगे, ठीक है ना, तो 45 के ऊपर ही रहेगा। तो मतलब 40 से तो ऊपर है ये। तो सबसे कम में क्या है, यही 37.5 है, मतलब 2 नंबर है, अर्थात ये 2 नंबर जो है इसका आंसर है। इन सब जगह पे ना आप उस तरह मौखिक कैलकुलेशन करने जा सकते हैं। यहां कोई क्लोज फिगर नहीं है, तो कोई ज्यादा डर भी नहीं है। आशा करता हूं इस सवाल को आप एकदम सही रूप से समझ चुके होंगे। इस साल के सवालों में एक नया चीज मैंने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो अभी आ रहे हैं, इसमें 3 फैक्टर्स आ जा रहे हैं। जैसे एक दुकानदार 10 किलो चीनी खरीदने पर 12% की छूट देता है, तो एक कंडीशन यह हुआ, चीनी का क्रय मूल्य 30 रुपये किलो और अंकित मूल्य 38 रुपये किलो था, ठीक है ना। अब इसका एमआरपी और सीपी दे दिया है। अब तीसरा देखिए फैक्टर देता है क्या, दुकानदार की तौल मशीन खराब है। जब वास्तविक भार 900 ग्राम होता है तो वो 1 किलो का भार बताती है। तो डिस्काउंट से ही काम नहीं चला, साथ में एक और भी वजन डाल दिया। और ऐसे सवाल से हमें वाकिफ होके काम सीखना होगा, नहीं तो ये एग्जाम हॉल में आते ही आएंगे, हर जगह ही आएंगे, आपको डिसबैलेंस करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एमआरपी सीपी जो है इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। बोला क्या है कि 30 रुपया अगर क्रय मूल्य होगा तो उसका जो अंकित मूल्य 38 रुपया होगा। और यहां पे हम गुना क्या करते हैं, 12% की छूट देता है। छूट किस पे देगा भैया, 38 रुपये पे देगा ना, ये एमआरपी है ना, छूट तो एमआरपी पे होता है। अब 38 रुपये पे छूट देगा, 100 रुपये में देगा तो 88 रुपया होता ना। तो हम गुना कर सकते हैं 88/100, ये 12% की छूट हो गई ना। अब बोलता क्या है, अब बोलता है कि दुकानदार की तो मशीन खराब है। अगर जब मशीन खराब है तो जहां 1000 ग्राम होना था वो 900 ग्राम देता है। लेकिन देखो मैंने यहां उल्टा किया, क्योंकि हम लाभ की हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 900 ग्राम में तो 100 ग्राम का फायदा करवा रहा है। ये उल्टा हुआ, ये ध्यान देना। अब इसे चलो हम काट देते हैं, 900 के 2 शून्य से 1000 के 2 शून्य काट दिया, फिर 1 शून्य काट के 30 का भी घटा दिया। अब 38 को 88 से गुणा करते हैं, तो चाहे आप 90 से गुणा करके 2 से माइनस करके कर लो। अगर आप इसको करेंगे तो 3344 आएगा। और यहां जो है 3 9 27 गुने 100, ठीक है ना। और इसको अगर आप करते हैं, अब प्रॉफिट कितना होगा भैया, देखो 3344 और 27 गुने 100 2700, ठीक है ना। ये सेल्स प्राइस है, ये परचेज प्राइस है, घटाएंगे बटे ये परचेज प्राइस है, सीपी है, गुना 100। तो देखो ये 100 से ये 100 कट गया, 3344 से 2700 घटाओगे, 44 तो 44 हुआ, 33 से 27 गया 644/27 हुआ। अब यहां पर क्लोज होते हुए भी 3 तो क्लोज नहीं है, 12 तो क्लोज नहीं है, 22 और 23 एक बार देखा जा सकता है। तो 27 दूनी 54 होता है, ठीक है ना। 27 दूनी 54 होता है तो 10 हुआ, 104 हुआ। 27 दूनी 54 होता है, 27 तियां जो है 27 तियां क्या होता है, 81 होता है। 27 चौके जो है वो तो 100 से पार कर जाता है। तो हम समझ गए यही कि 27 दूनी 54, उसके बाद जो 104 हुआ, 27 तियां 81 और 27 चौके 108 होता है। तो हम जा नहीं सकते क्या कि 104 है, हम 108 27 चौके जा नहीं सकते, 3 जाएंगे। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि 23.85% जो है ये प्रॉफिट होगा। अब इस सवाल को देखें, एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपये प्रति किलो की दर से 100 किलो आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपया खर्च किया। उसने 60 किलो आलू 50% लाभ, शेष माल का आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा।
इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू को 25% लाभ पर बेच दिया। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बचे आलुओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा। एक चीज को ध्यान दो, इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है। जब लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है और हर माल का अलग अलग से लाभ इसने बता दिया है, तो मतलब इस विक्रेता को ये आलू खरीदना और उस पे 100 रुपये खर्च करना, इसे हमें कंसीडरेशन में लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये प्रतिशत में बोला है, प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में अंतर क्या है वो पूछा है। तो कहीं से भी चूंकि लाभ बता दिया जाता है, लाभ के अंदर में लाभ क्या होता है भैया? अब 100 रुपये की अगर किसी मटेरियल को खरीदते हैं, मतलब जिसके अंदर में ट्रांसपोर्ट चार्ज वार्ज सब कुछ है, तो बेचते किस जिसमें है 100 से ज्यादा जो होता है वही लाभ होता है। तो यहां पर सब डिसाइडेड है। तो फिर हम इसे कैसे शुरू करेंगे? हम तो पहले भैया 60 किलो आलू के बारे में चलेंगे। 60 किलो, अब शेष माल का 100 किलो है, 60 किलो है। अच्छा, 60 किलो अगर है तो हम पकड़ लेते हैं इसको 1 रुपये किलो, ठीक है ना। हमें ये 19 रुपये 100 रुपये सब कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और हमें बोला है 50% लाभ हुआ है, तो 60 रुपये करके 1 किलो का आलू का दाम अगर 1 रुपया है तो 60 रुपये किलो का दाम 60 रुपया होगा। उसका 50% लाभ होगा तो 30 रुपये का लाभ होगा। सीधा सीधा हिसाब है भैया। और शेष माल 60 किलो के बाद 100 किलो में से 60 किलो अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना? 40 किलो। शेष माल मतलब 40 किलो का आधा मतलब 20 किलो। 20 किलो पे उसने 40% का लाभ पर बेचा। अब देखो 20 किलो का कीमत क्या होगा? 20 रुपया। 20 रुपये में 40 रुपये का प्रॉफिट होता है तो मतलब 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखो 60 और 20 80 किलो तो अभी तक हम ले चुके हैं। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से, बचे हुए आलू कितने हैं भैया? 20 किलो हैं। 60 और 20 80 किलो का तो हिसाब हो गया 100 किलो में से। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू, तो 10 किलो आलू, ये 10 ले लिया। उसे क्या 25%, अब 10 किलो आलू का 1 रुपये करके 10 रुपया, 25% लाभ मतलब 2.5 रुपया। और बोलता है समग्र में 42%। अभी तक क्या हुआ है? 30 60 38 और 2 रुपया 50, 38 2 40 रुपया 50 पैसा लाभ हुआ है। करना है 42 रुपया, 42%। 100 का हिसाब चल रहा है, 60 20 80, 80 और 10 90 हुआ है। तो बचा आलू 10 ही किलो है ना, क्या कि इससे 100 किलो हो गया और इसमें 42% लाभ करना है। तो इसमें कितना? 42% लाभ होगा मतलब 42 रुपया लाभ होगा। तो 30 60 38 2.5 रुपया, 38 2 40 रुपया 50 पैसा। 42 रुपया करने के लिए क्या करना है? 1.5 रुपया और लाभ चाहिए। तो 1.5 रुपया अगर लाभ हो जाएगा तो ये 42% होगा, ठीक है ना। अब 1.5 रुपया जो है, 1.5 रुपया को अगर, चूंकि यहां एक मजे की चीज देख रहे हो, अभी प्रतिशत बोल रहा है, दशमलव में पूछ रहा है, मतलब 100 से गुना नहीं कर रहा है, तो फिर ये 0.15 का होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये 0.15 जो है 1.5 रुपये, ये आंसर निकला। तो देखो इसमें कहीं कुछ था नहीं, लेकिन अगर आप सवाल को शॉर्टकट ट्रिक्स मार के सीख रहे हैं तब तो मरे आप, क्योंकि आपको सवाल को समझना है। शॉर्ट ट्रिक्स का जमाना बदल रहा है, क्योंकि लोग बिना सवाल समझे शॉर्ट ट्रिक्स करने जाते हैं। कल तक काम हो रहा था, अब ये मुसीबत का घर बनेगा। ये सवाल भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं, चलिए इसको करते हैं। एक व्यक्ति ने 11,520 रुपये में 2 भैंसे खरीदे, ये ध्यान में देना होगा। खरीदा क्रय मूल्य है। एक भैंस को
प्रतिशत की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है तो भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहला जो बोला गया है विक्रय मूल्य बराबर है, इसे ध्यान में रखना होगा। और यह भी बताया गया है 11,520 रुपए में 2 भैंसे खरीदे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर 15% हानि को हम डिकोड कर देते हैं, 19% लाभ को हम डिकोड करते हैं, उसके बाद उसकी रेशियो निकालते हैं, उस रेशियो के अनुसार 11,520 को हम 2 फाड़ में बांट देते हैं, तो उससे हमें भैंसों का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए 15% की हानि मतलब क्या है, 100 रुपए की किसी चीज को हम 15 रुपए कम में बेचेगा वो, तभी तो हानि होगा। तो मतलब 100 रुपए के मैटर को 15 रुपये कम में बेचा, 85 रुपये में बेचेगा। 19% लाभ मतलब 100 रुपये के मटेरियल पे 19 रुपया लाभ लेके 119 में बेचेगा। अगर मैं 85 और 119 का अनुपात लेता हूं तो 17 सते 119, 17 पचे 85, मतलब 5/7। अब देखिए दोनों भैंस का जो क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य 5 और 7 उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 5 + 7 = 12। अब 11,520 को हमें इस 12 भाग में बांटना है, लेकिन हमें पहला भैंस पे देखिए 15% की हानि हुई है, लेकिन आप जानेंगे रेशियो उलट जाता है, इसलिए हमको 7 भाग लेना है। ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैंने इसको लाल से लिखा है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये मिस्टेक होता है। गुने 11,520। अब 12 से मैं 11,520 को काटता हूं, ठीक है ना, 12 9 108, ठीक है ना, 108 हुआ, अरे पहले ही हो गया ये, 12 9 108, तो 7 हुआ 72, 12 छक्के 72, शून्य बैठ गया। अब 960 को 7 से गुना करते हैं, 700, 6 सते 42 का, 6 सते 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 9 63 और 4 67, मतलब 6,720। ये इसका क्रय मूल्य निकला, अर्थात ये सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि सवाल को समझ गए होंगे, लेकिन इन सारे सवालों को प्रैक्टिस अति आवश्यक है। इस बात से मतलब कोई बहस नहीं होना चाहिए।